हेलो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट वीडियो जिसमें हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल बिजनेस में अगर एंट्री करना है किसी बिजनेस को तो कौन से मोड्स या कौन से तरीके हैं। उसके पहली 4 मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम 5th मेथड देखेंगे कि जिस मेथड से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर किया जा सकता है। तो 5th मेथड है इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अनदर कंपनी टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट और सम पार्ट्स। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स या वो प्रोडक्ट्स क्या करे, बी कंपनी मैन्युफैक्चर करे, किसके लिए, ए के लिए। तो इस प्रकार से भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। इसमें बेनिफिट क्या है, अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ए कंपनी के हिसाब से सोचोगे तो ए कंपनी ने केवल इसको क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ। तो ए कंपनी का कुछ भी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा नहीं आया। ठीक है, वो तो बी कंपनी का ही है प्लांट एंड मशीनरी, तो ए कंपनी का खर्चा बच गया। तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो खर्चा बच गया। ओवरऑल जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ए कंपनी की कम हो जाएगी क्योंकि उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। देन लोअर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिस्क। ए कंपनी और बी कंपनी का जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क है वो कम है, बिकॉज बोथ कंपनीज आर बेनिफिटेड। यहाँ पर ए कंपनी को भी प्रॉफिट मिल रहा है और बी कंपनी जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो बोथ कंपनीज आर बेनिफिटेड। इसमें जो एग्जिट है, ये एग्जिट कैसे यहाँ पर ईजी है। ये हो गए बेनिफिट। अब डीमेरिट्स मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रिटर्न्स जो है, ये रिटर्न्स क्या रहेंगे, कम। जैसे ए कंपनी के हिसाब से सोचेंगे कि ए ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बी को, सो ऑब्वियसली जो ए का प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू क्लाइंट कंपनी। जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसको बोलते हैं क्लाइंट कंपनी। सो क्लाइंट कंपनी में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, इसने तो ठेका दे दिया बी कंपनी को, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, बी कंपनी में। सो एक ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर डिमेरिट्स की जब हम बात करते हैं कि क्लाइंट कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें कि ए जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसकी डिपेंडेंसी दूसरे कंपनी पे हमेशा के लिए बन जाती है, और डिपेंडेंसी ऑफ एनी काइंड इज डेंजरस इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट तरीका इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है, ये भी नाम आपने जरूर सुना होगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनियां आपस में कंबाइन होती है और एक तीसरी कंपनी का जन्म होता है, तीसरी कंपनी का बर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। जैसे यहाँ पर कि ए कंपनी बी कंपनी मर्ज हो गई, दोनों रिसोर्सेज मर्ज हो गए और एक तीसरी कंपनी बनी सी कंपनी। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन मतलब परचेस। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है, ए कंपनी बी कंपनी, ए कंपनी ने एक्वायर कर लिया बी कंपनी को, मतलब क्या, एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को परचेस कर लिया, दैट इज एक्विजिशन। और एक्विजिशन में क्या होगा, जो बड़ी कंपनी है वो बड़ी कंपनी एक्विजिशन के बाद उसका नाम एज इट इज रहता है। जैसे यहाँ पर ए कंपनी है, खरीद लिया बी कंपनी को, सो एक्विजिशन के बाद ए कंपनी का नाम रहेगा, बी का नहीं रहेगा। लेकिन मर्जर में क्या है, मर्जर में दोनों ओल्ड कंपनी का नाम खत्म हो जाएगा और एक नई कंपनी मार्केट में रहेगी। सो ये तरीके से भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री की जा सकती है। अब इसके फायदे क्या हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंपटीशन। जैसे मर्जर की बात करते हैं, पहले ए कंपनी भी मार्केट में गुड्स बेच रहे थे, बी भी बेच रहे थे, आपस में कंपटीशन हो रही थी। लेकिन अब दोनों कंबाइन होने की वजह से क्या हो गया, किसी भी प्रकार का ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में नहीं रहेगा क्योंकि अभी एक ही कंपनी है, सी कंपनी। स्पीडी पेनिट्रेशन इन फॉरेन मार्केट में अगर पेनिट्रेट करना है तो इस तरीके के एक्विजिशन या मर्जर से बहुत फ़ायदा होता है। मास प्रोडक्शन, ठीक है, पहले ए कंपनी बी कंपनी दोनों थे, कम प्रोडक्शन हो रहा था, अभी दोनों मिलके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो मास प्रोडक्शन है। और जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब जब भी हम बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं, रॉ मटेरियल के मामले में, लेबर के मामले में, या बहुत सारे ओवरहेड्स हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का फ़ायदा क्या है कि हम मार्केट में कम प्राइस में गुड्स को बेच सकते हैं। तो कोई जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हमेशा जो खर्चे बच जाते हैं, खर्चे हमारे कम खर्चे में प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज। अब ये हो गया मेरिट्स। अब हम देंगे डीमेरिट्स क्या है मर्जर एक्विजिशन की,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ऐसे कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अलग अलग देशों में उसके जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है, लॉज हैं, वो अलग अलग रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा कभी कभी टाइम कंज्यूम हो जाता है। इनकन्वीनियंट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ स्मॉल कंपनीज़, अब जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उसके वर्कर को ये कब बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्विजिशन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब बी कंपनी के जो भी वर्कर थे, ठीक है, अब किसके वर्कर हो जाएंगे? ए कंपनी के, क्योंकि एक्विजिशन के बाद बी का खत्म हो गया, नाम ही खत्म हो गया, बी कंपनी बंद हो गई, अभी वो किस में चले गए? ए में। तो बी के जो कर्मचारी है, बी के जो वर्कर है, किसके हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बी का काम करने का तरीका पहले अलग होगा और ए का अलग है। अब जो वर्कर है उनको पहले से बी में काम करने की आदत है, एक वर्क कल्चर होता है हर कंपनी का, तो उनको आदत इतने सालों से कौन सी कंपनी की? बी कंपनी की। लेकिन अभी वो किस में काम कर रहे हैं? ए कंपनी में। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा उनको टाइम ज़रूर लगेगा। इट में रिजल्ट इन मोनोपोली, अब मोनोपोली इसमें मनमानी हो सकता है और कंज्यूमर को जो चॉइसेस है मार्केट में वो कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्जर, पहले ए कंपनी बी कंपनी दोनों थी, दोनों मार्केट में बेच रहे थे, कंज्यूमर को दो प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे थे, चॉइस थी। लेकिन अभी क्या हो गया? मर्जर के बाद एक ही कंपनी है, तो कंज्यूमर को कोई चॉइस इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट तरीका है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर एंड फॉर्म स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम टाइम एंड फॉर सम पर्पस फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जॉइंट वेंचर की तरह ही है ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है ये कम रहती है, रिस्क भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डिमेरिट्स है कि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं और लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक अलायंसेस ज़्यादा वर्क नहीं करते। इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का लास्ट तरीका है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है? टर्न की प्रोजेक्ट में जो एक्सपोर्टर्स है, जो लाइसेंस देता है, बिल्ट अ न्यू प्लांट एंड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फुल्ली ऑपरेशनल एंड हैंड्स ओवर द की टू द लाइसेंसी। मतलब एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी और ये दूसरी कंपनी है, तो ये जो ए कंपनी है इसने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, मशीनरी ये बी कंपनी में बना के दिया हुआ है, ठीक है। और जब पूरा तैयार हो गया तब यहाँ पर की जो ए कंपनी है वो ए कंपनी ने क्या किया? पूरी की पूरी चाबी जो है बी कंपनी को दे दिया है, ऑफकोर्स फॉर मॉनेटरी गेन्स, कि आपको यहाँ पर क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्न की प्रोजेक्ट। तो जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर लाइसेंसर रहता है, ए जो है यहाँ पर क्या है? लाइसेंसर है। किसको दिया लाइसेंस? बी कंपनी को। सो बी कंपनी यहाँ पर क्या है? एक इम्पोर्टर है। इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर आर एज पर द एक्सपोर्टर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ए जो है अपने हिसाब से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये हो गया बेनिफिट। अब कुछ डिसएडवांटेज क्या है कि जो सीक्रेट्स है ए कंपनी के वो लीक हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी डेंजरस होता है। और हाई इन्वेस्टमेंट, ए कंपनी को पूरा का पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे किसी कंट्री में बनाना है तो ऑब्वियसली जो खर्चा है वो खर्चा बहुत हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसके बाद के टॉपिक मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।